सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के बहाली के लिए भी होनी चाहिए, वहां भी खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए। उस प्रतियोगिता परीक्षा में जो बैठेगा, पास करेगा, वह जज बन जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी आए दिन कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं जिसकी अपेक्षा उनसे नहीं की जाती है। तो उसी क्रम में आज भी उन्होंने कुछ कह दिया होगा। अब यह उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो कई दिनों तक बीमार होने पर, अज्ञातवास में जाने पर सवाल तो उठेगा। तो लोग सवाल उठाने वाले तो अपनी जगह सही हैं, लेकिन अब उसके जवाब के रूप में जो कुछ भी कहा, आप जो बता रहे हैं, हमको लगता है कि यह स्टेटमेंट भी बहुत उचित नहीं है। आज फिर से जेडीयू के तमाम बड़े नेता और मंत्री भी कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार के साथ जो चूक हुई, जो कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि कांग्रेस जो 3 राज्यों में बुरी तरह से हारी है, वहाँ बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार को वो संयोजक नहीं बनाया गया, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ने की बात नहीं हो रही है। क्या मानते हैं कि आज भी जेडीयू ख्वाब देख रही है? देखिए, यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल हास्यास्पद है ना। जनता दल यूनाइटेड ने मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था। अब उन 10 सीटों में कहीं 50 वोट उनके उम्मीदवार को मिला है, कहीं 75 वोट मिला है, कहीं 100 वोट, कहीं 150 वोट मिला है। अगर नीतीश कुमार जी का या जेडीयू का इस्तेमाल वहां होता, यही न होता कि उन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जो वोट मिला होगा उसमें 50 वोट की जगह 100 वोट और ऐड हो जाता, कहीं 70 वोट ऐड हो जाता, जो जेडीयू को मिल गया कांग्रेस के साथ जाता। तो इसके आधार पे अगर कोई कहे कि अगर मिलजुल कर लड़ते चुनाव, जेडीयू को पूछा जाता तो परिणाम कुछ और होता, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है ना। अब जेडीयू खुद ही हास्यास्पद पार्टी बन गई है, इसलिए उस पार्टी के नेता कुछ भी बोले तो सारी चीजें हास्यास्पद होती ही है। और उनका यह स्टेटमेंट भी कोई भी सुनेगा तो हंसेगा, इससे ज्यादा इस पर और क्या टिप्पणी। लेकिन बैठक टल गई है, लगता है सर कि जो बैठक होने वाली है उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए बैठक टल। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, ये लोग बैठक करे न करे उनका विषय है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आगे की राजनीति के लिए भी। और इसी तरह से आपस में हमने तो पहले भी कहा है कि स्वार्थ के आधार पे की गई दोस्ती कभी सफल नहीं हो सकती। तो इन लोग की दोस्ती पूरे तौर पे स्वार्थ के आधार पे है। कोई जनता का हित, देश का हित उसमें थोड़े है। अब स्वार्थ के आधार पे लोग दोस्ती कर रहे हैं तो यही स्थिति होगी, और लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकलना है। सर, गृह मंत्री आ रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो भी उस बैठक में शामिल होंगे। देखिए, सरकार के स्तर पे कहीं कोई बैठक होती है, चाहे भारत सरकार में या किसी राज्य की सरकार के द्वारा, तो वहाँ भारत सरकार के मंत्री, राज्य के मुखिया मंत्री लोग भाग लेते हैं। क्या लगता है बिहार में फिर से बड़ा बदलाव होने वाला राजनीतिक बदलाव? क्या सरकारी बैठक में आप मना कर रहे हैं क्या कि अलग पार्टी की कहीं सरकार है तो नहीं जाए सरकारी बैठक में वहाँ का अधिकारी या मंत्री? ऐसा थोड़े होता है। भूपेंद्र जी, शिक्षा राज्य मंत्री रहते हैं ना, से डीएलईडी करवाया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे अमान्य घोषित कर दिया। 14 लाख अभ्यर्थी सड़क पे, उनका कहना कि गजट में शामिल कर दिया जाएगा ताकि हम लोग का रोजगार का अवसर मिल सके। फिर क्या कहेंगे? अब देखिए, इसके बारे में हम स्पेसिफिक अलग से जानेंगे तब कुछ कहेंगे कि ऐसे कैसे। सर, मुख्यमंत्री ने आज कहा कि ज्यादा उत्साहित नहीं होना है, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। देखिए, उनके कहने का मतलब है कि ज्यादा उत्साहित नहीं होना है। अब यह बात सीधे नहीं बोल सकते हैं, तो थोड़ा घुमा कर बोल रहे हैं। लोग उनके जो निराश हो गए हैं, बिल्कुल उत्साहहीन हो गए हैं, तो उसको मैसेज देने का प्रयास है कि हतोत्साहित मत होना। उत्साहित ज्यादा नहीं होने का क्या मतलब, हतोत्साहित नहीं होना। तो जो वहाँ कार्यकर्ता अपना फ्यूचर देख चुके हैं लोग, ये अब क्या होना है, तो बिल्कुल उत्साहहीन हो गए हैं, निराशा उनके अंदर आ गई है। इसी निराशा को तोड़ने के लिए कुछ बोला होगा उन्होंने। सर, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, भावी मुख्यमंत्री तेलंगाना में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो इस तरीके से बयान देते हैं कि बिहार के डीएनए पे सवाल करते हैं तेलंगाना को लेकर। तो क्या इस तरीके से कांग्रेस को भी अपने आप को देखना होगा कि किस तरीके से आप बात कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से अब कहीं का, किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति, छोटा हो बड़ा हो, और खास करके अब
उस लेवल का कोई व्यक्ति जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो कहीं से इस तरह का स्टेटमेंट किसी राज्य के प्रति दे तो यह असंवैधानिक है, पूरे तौर पे गलत है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए कि आखिर कैसे कांग्रेस पार्टी अंकुश लगाए, अगर नहीं तो फिर लोग आगे, बिहार के लोग हैं, हर जगह फरियाने के लिए सक्षम है। इसलिए उस तरह के स्टेटमेंट पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की आला कमान का ध्यान जाना चाहिए। सर, एक चर्चा ये भी है कि शायद फिर से आप जेडीयू के करीब जा रहे हैं। चलिए और सवाल इकट्ठा हुए हैं तो मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से, पूरी पार्टी की ओर से अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक परिपाटी है कि जो भी महापुरुष हमारे बीच के हुए उनको हम पुण्यतिथि के दिन या जयंती के अवसर पे याद करते हैं। उसी परिपाटी का निर्वहन करते हुए आज अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ बिहार की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हम सब लोगों को मौका दिया अम्बेडकर साहब को याद करने के लिए। उनको याद करने का क्या अभिप्राय है? उनको याद हम इसलिए करते हैं कि उनका जो योगदान हमारे देश के प्रति, दुनिया के प्रति, समाज के प्रति रहा है, उसको हम याद करते हुए उससे प्रेरणा ग्रहण करें। और वाकई डॉक्टर अंबेडकर साहब का पूरा जीवन काल जिस तरह से संघर्ष में गुजरा और उस संघर्ष को करते हुए कभी उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरा व्यक्ति होता तो शायद उस संघर्ष के दौर में ही मैदान छोड़कर अलग हो जाता, क्योंकि कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ उनका जीवन था। उस समय जो समाज की स्थिति थी, ऐसी स्थिति थी कि आदमी आदमी से कहा जाता था कि अछूत है, छुआ जाता था। उस परिस्थिति में न सिर्फ अपने देश में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, बल्कि कहीं से उनको अवसर मिला तो विदेश में जाकर भी शिक्षा ग्रहण की। डॉक्टर अंबेडकर जिस परिवार से आते थे और जो सामाजिक स्थिति थी, उस स्थिति में, उस कठिन परिस्थिति में भी कोई अगर उनके साथ खड़ा हुआ नहीं होता तो विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति नहीं बनती। लेकिन कहा जाता है कि जब आदमी कोशिश करता है तो रास्ता निकल ही जाता है। तो उन्होंने कोशिश की, रास्ता निकला और विदेश जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इससे हम लोगों को इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि काम कठिन भी हो और अगर हम निकल पड़े तो निश्चित रूप से मदद करने वाले लोग मिल ही जाते हैं, रास्ता निकल ही जाता है। तो रास्ता निकला और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, देश दुनिया को देखा और देश दुनिया के हिसाब से जो कुछ समझ पाए उस समझ के आधार पर समाज के निर्माण की कोशिश उन्होंने बाद के दिनों में निरंतर की। उनका तो मंत्र ही था, यह बोलते हुए कई लोगों ने कहा भी होगा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, संघर्ष करो। मतलब जो चाहते थे समाज जिस रूप में निर्मित हो, उस रूप में समाज के निर्माण के लिए सबसे जो पहली आवश्यकता उन्होंने महसूस की, जिसको मंत्र के रूप में रखा, शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता था। और यह बात उसी वक्त सच सिर्फ नहीं थी, आज भी यह बात सच है। किसी का भी विकास मुकम्मल तब तक नहीं हो सकता जब तक वह व्यक्ति शिक्षित नहीं हो। तो शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। उस वक्त उन्होंने इस बात की आवश्यकता महसूस की थी। और आज भी हम जब इस व्यवस्था पर ध्यान देते हैं, शिक्षा की स्थिति पर, खासकर जो गरीब लोग हैं, तो आज भी शिक्षा का मुकम्मल इंतजाम नहीं हो पाया है। यह हम सब लोगों के लिए सोच का विषय है। एक तरह से कहा जाए कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है, जिनके ऊपर जवाबदेही लोग देते रहे हैं शिक्षा में सुधार के लिए, उन लोगों ने दूसरे कार्यों में रुचि ली
लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए था नहीं हो पाया। तो आज हम सब लोगों को इस बात का भी संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा में सुधार के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं, इस बात पर सबसे पहली नजर हमारी होनी चाहिए, सबसे पहला ध्यान हमारा होना चाहिए। हम लोग पहले भी करते रहे, आगे भी करते रहें, इस बात का संकल्प हम सब लोग ले। यहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस संविधान को दिया, जो दस्तावेज हमको दिया, या इस दस्तावेज में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, अगर उसका भी ठीक ठाक ढंग से पालन हो गया होता तो आज समाज कहां से कहां चला गया होता। लेकिन उसमें भी बहुत सारी बातें जो उस वक्त लिख दी गई वहीं तक सीमित है, उसको कार्य रूप देने की कोशिश नहीं हुई है। और उसमें सबसे बड़ा है गरीबों को न्याय कैसे मिले, गरीबों को न्याय मिले, इस बात का जब हम ध्यान करते हैं तो न्यायपालिका की ओर हमारा ध्यान जाता है। और न्यायपालिका कहीं कुछ इनजस्टिस हो, किसी के साथ कुछ अन्याय हो तो आदमी न्यायपालिका में जाता है, कोर्ट जाता है। अब नीचे के कोर्ट से कुछ अगर न्याय मिलता भी है फिर अपील उसके खिलाफ लोग करते हैं और अंतिम रूप से बात हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के हिसाब से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर चला होता तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर गरीब लोगों को सामान्य तौर पे न्याय नहीं मिल पाता है, यह स्थिति नहीं हुई होती। और यह स्थिति इसलिए है कि डॉक्टर अंबेडकर जिसके उत्थान की बात करते थे उस बीच से आज भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर लोग नहीं जा रहे हैं। उनके लिए जज बनने का दरवाजा बिल्कुल बंद है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, ओबीसी हों, या यहाँ तक जो जजों की बहाली की प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में हम दलित की बात, महादलित की बात, पिछड़ा अति पिछड़ा की बात क्या करें, सवर्ण जात का भी कोई व्यक्ति है, कोई नौजवान, कोई छात्र है, पढ़ने में चाहे जितनी प्रतिभा उसके अंदर हो, अगर वह गरीब घर से आता है, कोई पहुंच पैरवी नहीं है उसके पास, पैसा नहीं है, तो वह भी चाहे कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाए तो उसके लिए भी दरवाजा पूरे तौर पे बंद है। क्योंकि सामने के दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज की बहाली बैक डोर से होती है। किसी को पता भी नहीं होता है कि कैसे कब बहाली हो रही है, कौन किसने आवेदन दिया नहीं दिया, किसी को पता नहीं। जिसका सिलेक्शन होता है उसका सिलेक्शन क्यों उसी का हुआ, यह पूछने का अधिकार, सूचना का जो अधिकार मिला है हम लोगों को, देश के नागरिकों को, उसके तहत भी कोई पूछ नहीं सकता है कि अमुक व्यक्ति जज कैसे बन गया। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो लोग पहले से जज बने हुए हैं, जब कोई पूछने वाला है ही नहीं और पूछने के लिए चारों तरफ से मनाही है, तो स्वाभाविक रूप से मानव की जो कमजोरी होती है, उस कमजोरी के कारण जो पहले से जज बने हुए हैं उनको मौका मिल जाता है। अब उनके परिवार का कोई व्यक्ति या उनका सगा संबंधी या उनकी जात का कोई, उसको जज बना देते हैं लोग। बाकी किसी को जज का बनने के लिए आवेदन देने का भी कोई अवसर नहीं है। यही व्यवस्था है और यह व्यवस्था हम समझते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के खिलाफ व्यवस्था है, देश के लोकतंत्र के खिलाफ व्यवस्था है। और ऐसी व्यवस्था रहेगी तो कहां से गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। तो आज की तारीख में हम सब लोग तो पहले से इस बात के लिए संकल्पित रहे ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली के लिए जो नियम है उसमें रास्ता जो बंद है गरीबों के लिए, वो रास्ता खुले। हम सब लोगों को फिर से संकल्पित होना चाहिए। इस बात पर हम लोगों को ध्यान निश्चित रूप से देना चाहिए। और इसमें हम लोगों ने कभी यह नहीं कहा है और आज भी हम यह नहीं कहते हैं कि आप सीधे आरक्षण देकर या किसी तरह से जो मेरिट वाला नहीं है, दलित है तो उसको जज बना दीजिए, कोई पिछड़ा है तो उसको जज बना दीजिए।
हम कभी ऐसा नहीं चाहते। हमारी तो मान्यता रही, हमारी मांग रही है, हम तो कहते रहे और आज भी उस मांग को दोहराते हैं कि जिस तरह से एसपी कलेक्टर की बहाली होती है, एसपी कलेक्टर की बहाली के लिए विज्ञापन निकलता है, आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और जो लोग भी उसका पात्र होता है उसमें आवेदन करता है, खुली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठता है, जो पास करता है वह IAS IPS हो जाता है, किसी जात किसी धर्म, गरीब घर का बच्चा हो अमीर घर का बच्चा। यही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के बहाली के लिए भी होनी चाहिए। वहां भी खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए। उस प्रतियोगिता परीक्षा में जो बैठेगा, पास करेगा, वह जज बन जाएगा। और हमको तो खुशी हुई अभी 2-3 दिन पहले यह बात देखकर, यह बात बरसों बरस से हम लोग उठा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति जी ने ठीक यही बात कही जो हम लोग पहले से कहते रहे। उन्होंने भी कहा कि उच्चतम न्यायपालिका में जजों की बहाली के लिए प्रतियोगिता परीक्षा IAS IPS की तरह क्यों न हो। उन्होंने भी यही बात कही है। हम समझते हैं कि बात जब वहां तक पहुंची है तो देर सवेर न्याय जरूर मिलेगा और ऐसी व्यवस्था होगी जो हम लोग चाहते हैं। लेकिन जब तक वह व्यवस्था नहीं होती है मुकम्मल तौर पे, तब तक हम लोग का अभियान किसी न किसी रूप में जारी रखना चाहिए। यह बात आप सब लोगों से भी हम आग्रह करते हैं। और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के नौजवानों से जो पार्टी के साथी हैं, अधिकांश तो इस प्रकोष्ठ में नौजवान लोग ही हैं, सब लोगों से मेरा आग्रह है कि इसको इशू मुद्दा आप हर मंच पर बनाइए और जो कुछ भी इसके लिए कर सकते हैं कीजिए। तो यही आप सब लोगों से आग्रह करना था। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार डॉक्टर अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।